मैं बड़े एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, तो एक तो बड़ी सोच रखनी चाहिए, दूसरा जब हम टैक्सेशन समझेंगे तो इसका बड़ा मीनिंग समझ में आएगा कि बड़े बड़े फिगर्स क्यों बोल रहे हैं। अगर आपने उस कंपनी को उस क्लिफ पीरियड के बीच में छोड़ा तो आपको कोई भी ESOP नहीं मिलेगा। एंड ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो रियल लाइफ में हुए हैं कि बंदों को अपना स्टॉक ऑप्शंस छोड़ना पड़ जाता है। तो आप फालतू आपके जेब से टैक्स पे कर रहे हो जिसका पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। जोमेटो का IPO आने वाला है, इससे किनको बहुत पैसा मिलने वाला है? फाउंडर्स को ऑब्वियसली, इन्वेस्टर्स को, लेकिन एक और है जो काफ़ी पैसा कमाएगा। वो है उस कंपनी के, जोमेटो के एम्प्लॉयज़ जिनके पास कंपनी के ESOPs थे, स्टॉक ऑप्शंस थे। इंडिया में अब वो टाइम आ गया है जब स्टार्टअप्स IPO कर रहे हैं, एक्वायर हो रहे हैं, और ना सिर्फ उनके फाउंडर्स को, इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है, बल्कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी पैसा मिल रहा है और लोग ESOPs की वैल्यू समझ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता था तो ESOPs के लिए ना नुकुर करता था, नहीं यार ये पेपर मुझे नहीं चाहिए। आजकल एम्प्लॉयज़ खुद आगे बढ़ के ESOPs के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका ESOP प्लान क्या है। हम पहले गूगल की कहानियां सुना करते थे कि जब 2004 में गूगल का शेयर लिस्ट हुआ तो उसके पहले 900 एम्प्लॉयज़ मिलियनियर बन गए। इनफैक्ट उनका 53rd नंबर का एम्प्लॉय जो वहाँ पे शेफ था, उसे ही $26 मिलियन वर्थ के गूगल के शेयर्स मिले। लेकिन अब ये कहानियाँ इंडिया में भी ट्रू होने लगी है। आप चाहे तो पेटीएम के इस एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लीजिए या फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल, और अब जोमेटो, बाइजू, कई सारी कंपनीज में ये प्रेसिडेंट्स आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ESOP की कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको ESOP ऑफर हो रहे हैं या आपको ESOP ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस वीडियो में और डिटेल्स एंड वैल्यू ऐड करने के लिए मैं दो लोगों को बुला रहा हूँ। फर्स्ट है मेरे ही कॉलेज के सीनियर, जिनकी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा है। हाय, मेरा नाम हर्ष है, मैं फाइंड का को-फाउंडर हूँ। मैं हमारी कंपनी पिछले 8 साल से रिटेलर्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाते आ रही है। एंड चूंकि ESOPs की जब बात होती है तो टैक्स का एंगल भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं बुला रहा हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो एक स्टार्टअप फाउंडर भी है और जिनकी कंपनी भी रिसेंटली एक्वायर हुई है। Hi everyone, I am CA Abhishek Soni. I am the co-founder CEO of Tax2Win. We are the largest income tax return filing website in India, and with Tax2Win you can file your income tax return within just 5 to 6 minutes. ESOPs का मतलब स्टॉक्स नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ESOP का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी आपको कंपनी के स्टॉक्स ओन करने का, खरीदने का एक ऑप्शन मिल रहा है। ये केवल ऑप्शन है और जब तक आप इसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बने हैं। कंपनी ESOP ऑप्शंस देती क्यों है? कंपनी के ESOPs देने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है तो उसके दिमाग में अलग चीजें चल रही है, एक स्टार्टअप है तो उसके दिमाग में अलग चीजें चल रही है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं ESOP देने के। कोई कंपनी ESOP देती है एज अ रिटेंशन स्ट्रेटजी, कोई कंपनी ESOP देती है एज अ परफॉर्मेंस बोनस स्ट्रेटजी, कोई कंपनी ESOP देती है ताकि एम्प्लॉय को लगे कि मेरी ओनरशिप है कंपनी में, या फिर कोई कंपनी ESOP देती है क्योंकि अगर वो फुल सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको सैलरी को ऑगमेंट करने के लिए वो लोग ESOP देती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर कंपनी ने आपको ESOPs ऑफर किए हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। मैं इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं। लेबर लॉ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड में आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको किस तरह से अपने ESOPs मिलेंगे। तो सबसे पहले जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ें, आप हमारे साथ अच्छा परफॉर्मेंस दें, हम आपको एक ग्रांट लेटर देंगे। इस ग्रांट लेटर में आपको 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है नंबर ऑफ ESOPs। यहाँ लिखा है, मान लीजिए हम आपको 80 ESOPs देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर लॉ एडवाइजर के आउट ऑफ ऑल द शेयर्स आपको 80 शेयर मिलेंगे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द ग्रांट लेटर। दूसरी चीज यहां लिखी है कि आपको ये ऑप्शन 100 रुपीज के एक्सरसाइज प्राइस पर मिलेंगे। ये एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ छोटे मोटे फंडे समझने पड़ेंगे। जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है तो उसके खूब सारे शेयर्स बनाए जाते हैं। इस शेयर्स की एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है ताकि इनिशियली कुछ कैपिटल कंपनी में डाली जा सके। जनरली इंडिया में से 10 रुपए रख दिया जाता है मान लीजिए। तो ये जो इनिशियल वैल्यू है एक शेयर की, उसे बोला गया फेस वैल्यू। सेकंड होती है हमारी एक्सरसाइज प्राइस। बाय डिफॉल्ट मिनिमम एक्सरसाइज प्राइस तो कंपनी के जो शेयर की जो फेस वैल्यू है
वो वही होती है, पर एज द कंपनी की प्रोग्रेस हुई होती है तो एक्सरसाइज प्राइस भी चेंज होती है। वो उसका सिंपल रीजन यही है कि आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया तब वो जो रिस्क जो आपने लिया कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, वो रिस्क प्रोग्रेसिवली कम होता है एज द कंपनी बढ़ती जाती है। तो क्योंकि वो रिस्क प्रोग्रेसिवली कम है, आपकी एक्सरसाइज प्राइस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आपने अगर कंपनी को बहुत जल्दी ज्वाइन किया है तो आपका एक्सरसाइज प्राइस कम होएगा, आपने कंपनी को बहुत लेट ज्वाइन किया है तो आपका एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होएगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट यूजुअली एक्सरसाइज प्राइस जो उस कंपनी की लास्ट राउंड की जो शेयर प्राइस होती है वो होती है। तीसरी प्राइस जो आपको ध्यान रखनी है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, वो ध्यान रखनी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक्स। यानी जिस समय आपको वो शेयर मिल रहा है उस समय उस शेयर की मार्केट में कॉस्ट क्या है। तो हो सकता है आपके ग्रांट लेटर पर नंबर ऑफ शेयर के अलावा आपको ये भी बोला जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उस समय आपको जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए। तो अब आप समझ गए कि लेबर लॉ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के जो 100 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक को खरीदने के लिए आपको जो पैसे देने होंगे वो होंगे 100 रुपीज पर स्टॉक के हिसाब से। तो बहुत बार ये तीनों चीज अलग होगी, राइट। अगर आपका ग्रांट अभी अभी मिला है और कंपनी का एक राउंड अभी भी हुआ है तो आपका एक्सरसाइज प्राइस और कंपनी का फेयर मार्केट प्राइस उस टाइम पे उस ग्रांट के लिए शायद से सेम हो। ठीक है, बट मान लो कि ये तीनों प्राइस अलग अलग होते हैं कि आपका फेस वैल्यू सबसे कम होता है, फिर आपका एक्सरसाइज प्राइस होता है और फिर आपका फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये बात अब मान लो कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो एसेंशियली आपको शेयर्स एक उस प्राइस पे मिल रहे हैं जो एक्चुअल में आज के फेयर मार्केट प्राइस से कम है। ओके, क्योंकि एज एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कंपनी को ज्वाइन किया सीरीज ए और सीरीज बी के बीच में। ठीक है, ओके, सीरीज ए के टाइम पे कंपनी की शेयर वैल्यू थी 100 रुपए, आपको ईसॉप्स मिले एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100 रुपए पे। ठीक है, ठीक है, सीरीज बी में कंपनी की वैल्यू 500 रुपए हो गई और आपने एक्सरसाइज किया सीरीज बी के बाद, तो आपका एक्सरसाइज प्राइस तो चलो 100 रुपए फिर भी हो, बट एट दैट टाइम कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू है 500 रुपए। ठीक है, तो आपका डेल्टा 400 रुपए पर शेयर है गेन का। आपने इतना गेन किया है। तीसरी चीज यहाँ लिखी है, योर क्लिफ इज 1 ईयर। ये क्लिफ क्या होता है? जब भी कंपनी आपको कोई ग्रांट लेटर देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपको शेयर मिल जाएंगे। एक मिनिमम पीरियड होता है, उतना तो आपको कंपनी में काम करना ही पड़ता है ताकि आपको वो ईसॉप्स या स्टॉक ऑप्शंस मिल सके। जनरली ये 1 साल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है वेस्टिंग शेड्यूल। ये वेस्टिंग शेड्यूल क्या है? तो वेस्टिंग कैसे होती है, कब होती है, वो हर कंपनी अपने लिए डिसाइड कर सकती है, पर वो वेस्टिंग होती जरूर है। अब वो सब कुछ आपको 1 दिन में मिले या आपको 4 साल में मिले या वो 4 साल में भी आपको हर महीने मिले या हर क्वार्टर मिले या हर साल मिले, सब कुछ वो कंपनी डिसाइड करती है। तो एज एन एम्प्लॉई आपको क्या चीजें समझनी चाहिए? एक तो आपका वो जो वेस्टिंग होता है वो आपका वेस्टिंग कितने पीरियड में होने वाला है और आपकी क्या फ्रीक्वेंसी पे वेस्टिंग होने वाली है, मंथली होने वाली है, क्वार्टरली होने वाली है, एनुअल होने वाली है, और वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या वेस्टिंग पीरियड होने वाला है। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड और वेस्टिंग फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखना है। कंपनी ये बोलती है कि हम आपको एक ग्रांट लेटर दे रहे हैं और ये ग्रांट लेटर इन पीरियड ऑफ 4 इयर्स एक्सरसाइज होगा, जिसमें पहले साल चूंकि क्लिफ है आपको एक भी ईसॉप नहीं मिलेगा और 1 साल से खत्म होने के बाद हमने जो आपको 80 शेयर्स कमिट किए हैं उसमें से 20 पूरे आपको मिल जाएंगे। बचे हुए 60 शेयर्स आपको हर क्वार्टर में 5-5 शेयर के हिसाब से, यानी 1 साल में 20 शेयर और 20 शेयर और 20 शेयर, इस तरह से पूरे 4 साल में आपको 80 शेयर मिल जाएंगे। अब हो सकता है ये पर क्वार्टर ना मिलके पर हाफ ईयर मिल रहा हो, पर हाफ ईयर ना मिलके हर साल के एंड में आपको 20 शेयर मिल रहे हो, वो कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है, बट इसे वेस्टिंग बोला जाता है। यानी आप जितने टाइम कंपनी के साथ काम करेंगे उस ग्रांट लेटर में दी गई टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उतने ही ईसॉप्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 4 साल काम ही नहीं करना है, मुझे 2 ही साल में लेबर लॉ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड छोड़ देनी है, तो मुझे 2 साल के हिसाब से 40 ही ईसॉप्स मिले आउट ऑफ 80, और जो बचे हुए 40 के ऑप्शंस थे वो लैप्स हो गए, वो मुझे मिले ही नहीं। लास्ट चीज इसमें लिखी है, योर एक्सरसाइज पीरियड इज 5 ईयर्स। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैच होता है। कई सारी कंपनीज ये बोलती है कि जैसे ही आपने जॉब छोड़ी, हमारे यहाँ आपके 3 महीने में ईसॉप्स लैप्स हो जाएंगे, यानी 3 महीने में आपको उसे एक्सरसाइज करके शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। आप इसमें बोलेंगे इसमें बुरी बात क्या है? तो अगर नहीं मिली, फोर्स करती है कि 3 महीने में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो, नहीं तो आपका लैप्स हो जाएगा, तो भी उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा बिना लिक्विडिटी के। हाँ, अगर उसको एक्सरसाइज करना है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो फिर वो फाइन पॉइंट पढ़ो कि
कितने ड्यूरेशन मिल रहा है आपको एक्सरसाइज करने में? फॉर एग्जांपल जोमेटो जैसी कंपनियां, मैंने एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं मैं, उसने 10 ईयर का एक्सरसाइज पीरियड दिया है आफ्टर यू लीव योर जॉब, व्हिच इज लाइक फेयर, बट 3 महीने 6 महीने इवन 1 साल इज नॉट फेयर, आई बिलीव। नॉट एट ऑल। सो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड ऋषभ, एक्सरसाइज पीरियड बहुत मैटर करता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। एंड ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो रियल लाइफ में हुए हैं कि बंदों को अपना स्टॉक ऑप्शंस छोड़ना पड़ जाता है बिकॉज उनका एक्सरसाइज पीरियड छोटा होता है एंड दे हैव टू अरेंज फॉर द लिक्विडिटी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आपका मेरा एग्जांपल लो कि अपने को टैक्स देना पड़ रहा है मान लो, और लिक्विडिटी हो नहीं रही है, और ईसॉप्स मिलते किसको है? सारे सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलते हैं। एंड सैलरीड एम्प्लॉइज के पास कभी इस टाइप की लिक्विडिटी होती नहीं है, 1-2% के पास अपन छोड़ दे तो बात अलग है। तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव टू लिव, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we read very carefully what is the exercise period, because that is a very crucial thing. तो ये ग्रांट लेटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप समझ गए। अब इसमें वर्ड आ रहा है एक्सरसाइज बार बार कि आपको कुछ पुशअप्स लगाना है ये शेयर्स लेने के लिए। एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं। अभी आपको ये स्टॉक मिला नहीं है, इस स्टॉक को खरीदने का ऑप्शन मिला है। इस ऑप्शन को जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपके पास कंपनी के शेयर आएंगे। एक्सरसाइज का मतलब आप कंपनी को बोलिए कि देखिए अब मेरी वेस्टिंग हो गई है, मेरे पास इतने शेयर के ऑप्शन है, अब इसकी जो एक्सरसाइज प्राइस है हमारे एग्जांपल में 100 रुपए, वो मैं आपको दे रहा हूं और बदले में मेरे जितने शेयर्स हैं आप मुझे दे दीजिए, और मैं कंपनी का शेयर होल्डर ऑफिशियली बनना चाहता हूं। इसे बोला जाता है एक्सरसाइज ऑफ ईसॉप्स। सो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है, सो यूजुअली कंपनी क्या होती है, उसको ईसॉप ऑप्शंस देती है दैट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर विल गिव यू सर्टेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि हम तेरे को हर साल 1 करोड़ रुपए के ईसॉप देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, मेरे को 1 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन मिलेगा, फिर अगले साल 1 करोड़ का मिलेगा, फिर उसके अगले साल 1 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन मिल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर व्हाट विल हैपन कि मेरे पास कंपनी के 3 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस तो है, अब मैं करूँ क्या, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड इज दैट 1 ईयर का पीरियड, जो कंपनी ने मेरे को क्या बोला कि हर साल तेरे को 1 करोड़ के शेयर्स मिलेंगे। तो मेरे को 1 साल कंप्लीट करने का मतलब है मेरा वेस्टिंग पीरियड है 1 साल का। जैसे ही मेरा 1 साल खत्म हुआ, नाउ आई हैव दैट ऑप्शन के मैं उस 1 करोड़ के शेयर्स को एक्सरसाइज कर सकूं। एक्सरसाइज मतलब देयर इज अ सर्टेन प्राइस विच इज डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला कि ये शेयर तो वैसे 10,000 रुपए का है, बट मैं तेरे को 10 रुपए में दे दूंगी उस टाइम, ठीक है। सो आई विल पे 10 रुपीज फॉर इस शेयर एंड आई विल एक्सरसाइज दोज ऑप्शंस। सो व्हेन आई से आई एक्सरसाइज, दैट मीन्स कि मेरे को वो शेयर सब मेरे अकाउंट में मिल गए, ठीक है। तब तक वो सिर्फ एक ऑप्शन ही था। तो टेक्निकली 1 साल के एंड पे आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हो गए उस कंपनी के। फाइनली क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कंपनी के शेयर्स भी आ गए बट पैसा तो नहीं आया। फाइनली बात तो पैसे की हो रही है, तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? मान लीजिए आपको किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। सो लिस्टेड कंपनी के अंदर फंडा बहुत सिंपल है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए के शेयर है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जब आपको बेचना है, जब मर्जी है बेचो निकलो, जितना भी आपको लगे कि आप मेरा बेचना सही है आप बेचो एंड यू मेक मनी। लेकिन मोस्ट केसेस में हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जो लिस्टेड नहीं है, स्टार्टअप्स है। तो इनमें 4 इवेंट्स हो सकती है जिनमें आपको पैसा मिलने की उम्मीद है। वन इज कि आपको स्टार्टअप ने मेरे को दिया, अब स्टार्टअप 5-7 साल बाद में बहुत बड़ा हो गया, जैसे जोमेटो भी आईपीओ के लिए जा रहा है, तो जोमेटो के एम्प्लॉइज को जोमेटो ने आज से 5-7 साल पहले या जब शुरू हुई थी तब स्टॉक ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो जोमेटो अब जब आईपीओ के लिए जा रहा है तो फिर आईपीओ पे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे ही लिस्ट होगी कंपनी, एम्प्लॉय अपने शेयर्स को बेच सकता है और उसको लिक्विडेट कर सकता है, ठीक है। दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज जोमेटो आईपीओ पे नहीं जा रहा होता, ठीक है, जोमेटो को फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड कंपनी ने खरीद लिया होता, तो ये होता है बाय आउट। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो छोटे पूल के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो भी एक्वायरिंग कंपनी होती है वो कैश आउट करके लिक्विडेट कर देती है। दैट इज अनदर लिक्विडेशन इवेंट कि यहाँ पे आपको कंपनी ने बाय आउट कर लिया और आपको लिक्विडेट कर दिया। या फिर उस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि जो कंपनी ने एक्वायर कर रही है वो पैसे कैश नहीं देके वो अपने शेयर्स आपको दे दे, स्वैप हो जाए शेयर्स। हाँ, स्वैप हो जाए, एग्जैक्टली। और नॉर्मली वो ज्यादा वैल्यूएबल बिकॉज एक्वायरर हमेशा बड़ा होता है तो उसके शेयर ज्यादा ऑब्वियसली वैल्यूएबल और ज्यादा प्रोन टू लिक्विडेशन होते हैं। तो ये सेकंड केस हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हुआ कि जोमेटो आईपीओ पे गई, आपने आईपीओ पे बेच दिया। सेकंड केस हुआ कि जोमेटो को ही किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, बाय आउट कर लिया और उस कंपनी ने आपके शेयर्स को लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है
कि जोमेटो बोले कि मैं खुद ही अपने एम्प्लॉयज के स्टॉक ऑप्शंस को बाय आउट कर लेती हूँ, जैसे शायद आई थिंक अभी जीरोधा ने रिसेंटली परचेज करे थे अपने एम्प्लॉयज के शेयर। तो ये होता है कि हाँ, वो शेयर बायबैक हो गया एक तरीके से। तो उसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के शेयर्स को बायबैक कर लिया। तो इसके भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। कंपनी को अपनी कैप टेबल सही करनी होती है, प्लस एम्प्लॉयज को और कॉन्फिडेंस देने के लिए फ्यूचर के अंदर और स्कीम्स लाने के हिसाब से वो सोचती है कि अभी खरीद लेते हैं, बिकॉज कंपनी को पता होता है कि उसके शेयर तो आगे जाके और मल्टीपल्स में होने हैं। So there could be multiple reasons. So third thing is the buyback. So IPO, acquisition, buyback. Fourth thing is the secondary sale. तो नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास से फॉर एग्जांपल जोमेटो के शेयर है, ठीक है। आज से 3 साल पहले मेरे पास जोमेटो के शेयर होते हैं। मुझे पता था कि जोमेटो, और इन्वेस्टर कम्युनिटी में सबको पता होता है कि जोमेटो का क्या फ्यूचर होने वाला है, एंड द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो मल्टीफोल्ड। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, मेरे पास शेयर है, ऋषभ जो है, ऋषभ बहुत मंजा हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ऋषभ को पता है यार जोमेटो का शेयर आज तो अभिषेक के पास 3 करोड़ के है, बट ये आगे 12 करोड़ के हो जाएंगे। तो ऋषभ बोलेगा कि यार अभिषेक तेरे पास 3 करोड़ के शेयर है, मैं तेरे को आज ही 5 करोड़ दे रहा हूँ और ये शेयर तू मेरे को दे दे। वो सेकेंडरी सेल हो गया। तो ये तो पूरी हो गई रोजी पिक्चर, लेकिन टैक्स की बात किए बिना ईसॉप्स की बात करना नाइंसाफी है। तो समझते हैं आखिर इसमें आपको टैक्स कितना लगेगा। तो टैक्स आपको 2 इवेंट पे लगता है, एक तो एक्सरसाइज करते समय और एक शेयर बेचते समय। एक्सरसाइज करते समय ध्यान दीजिए कि आपको शेयर्स ही मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आपको उसका स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस और देना पड़ रहा है, प्लस टैक्स देना पड़ रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे मेरे को 1 करोड़ के ऑप्शंस जो मिले हुए थे और मैं उनको एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको आज एक्सरसाइज करता हूँ, तो आज ही मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स किस अमाउंट पे देना पड़ेगा कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है आज की। जैसे अपने एग्जांपल में था कि एक शेयर 50,000 रुपए का था, ठीक है, और उसकी जो एक्सरसाइज प्राइस थी वो खाली 10 रुपए थी। तो टेक्निकली उस डिफरेंस अमाउंट में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो टैक्स लगेगा वो मेरे को एज ए सैलरी टैक्सेबल होगा, जो भी मेरा सैलरी का स्लैब आ रहा होगा। के अंडर आता है, तो ऐसा एलटीसीजी एसटीसीजी क्यों नहीं फंडा है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कंपनी ने आपको ऑप्शंस दिए। 50,000 रुपए का शेयर आपको 10 रुपए में कंपनी ने दे दिया। दैट मीन्स कंपनी, इट्स लाइक अ परक्विजिट जो कि कंपनी ने आपको दिया। 50,000 की चीज कंपनी ने 10 रुपए में दे दी, तो इसलिए इसको एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होता है ये सैलरी के अंदर। तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, और ये एम्प्लॉइज को सोचना चाहिए कि अगर अभी आपके पास वो टैक्स लायबिलिटी पे करने की सिचुएशन नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो अभी एक्सरसाइज मत करो। जब लिक्विडिटी हो रही हो तब एक्सरसाइज करो। इसमें एक ही चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि हर एक ईसॉप प्लान में एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पीरियड होता है कि आपके वेस्टिंग के कितने टाइम बाद आप आपके ईसॉप को एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई कंपनी रखता है कि आप लाइफ टाइम कर सकते हो, कोई कंपनी रखता है कि जब तक आप कंपनी में हो तब तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या कोई कंपनी करती है कि जब तक आप कंपनी में हो प्लस 6 महीने, या फिर अभी से 6 महीने। तो यू शुड ट्राई एंड एक्सटेंड दैट एज लेट एज पॉसिबल, अगर आपके पास आज लिक्विडिटी नहीं है तो, वरना आपको फालतू में टैक्स तो भरना पड़ेगा ही पड़ेगा बिना कोई इनकम आना। ये एक डीम्ड इनकम है जिस पे आप टैक्स भर रहे हो। तो एक टैक्स तो आपको देना है अब, ठीक है। दूसरा टैक्स आप कब दोगे? जब आप इसको बेचोगे। बेचते टाइम, एज आई सेड इन द बिगनिंग, कि जैसे ही आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हो, इट बिकम्स अ शेयर, लाइक कि आपके पास वो शेयर आ गए आपके डीमैट अकाउंट में अब, ठीक है। इट इज लाइक दैट। तो उस टाइम बेचते टाइम आपको उस पे कैपिटल गेन टैक्स देना है, क्योंकि उस टाइम वो एक शेयर आप बेच रहे हो टेक्निकली। तो बेचते टाइम जो भी आपने बेचा है माइनस द फेयर मार्केट प्राइस, कि आपने उसको फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीस पे बेचा है, then you need to pay the tax on 50,000 minus 80,000 का difference, and that will be taxed as a capital gain tax। जो भी short term long term जो भी slab rate जो भी है उसके हिसाब से वो taxable हो जाएगा। तो अब आई होप आपको पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि कंपनी को क्या करना पड़ता है ये स्टॉक ऑप्शंस देने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक ईसॉप प्लान बनाना है, ठीक है। वो ईसॉप प्लान में आपको 4-5 चीजें फाइल करनी होती है कि आपकी क्लिफ पीरियड क्या होगी, कि वेस्टिंग शेड्यूल क्या होएगा, और आपका एक्सरसाइज विंडो क्या होएगा। वंस दिस इज डन, आपका ईसॉप का जो पूल होता है ना, वो आपके कैप टेबल पे अलग से दिख जाता है कि इतने शेयर्स आपने रिजर्व करके रखे हुए हैं आपके ईसॉप पूल में देने के लिए। इसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आप ईसॉप किस रीजन से दे रहे हो। आप सैलरी ऑगमेंटेशन के लिए ईसॉप दे रहे हो, या परफॉर्मेंस रिवॉर्डिंग के लिए ईसॉप दे रहे हो, आप रिटेंशन बोनस के लिए ईसॉप दे रहे हो, आप ओनरशिप के लिए ईसॉप दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो ईसॉप। एक बार जब ये क्लियर होता है ना, तब आपके फिर ग्रांट्स होते हैं। तो आपके हर एक ग्रांट में आपके पास एक ग्रांट लेटर होता है जिसको आप ऑफर करना चाहते हो ईसॉप, आप उसको वो ग्रांट लेटर देते हो।
और वो आपका टीम मेंबर वो ग्रांट लेटर एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। और वो ग्रांट लेटर एसेंशियली 3-4 चीज बोलती है। एक तो कि आपको कितने ESOPs देने हैं उस एम्प्लॉय को, आपको उसका क्लिफ और वेस्टिंग शेड्यूल क्या रखना है, आपको उनका एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस क्या रखना है, और आपका एक्सरसाइज विंडो क्या होना चाहिए उस ग्रांट के लिए। ये 4 चीज आपको एज अ स्टार्टअप करना है। प्लस एट द टाइम ऑफ आपके एम्प्लॉय को जब ESOPs एक्सरसाइज करने हैं, तब आपके एम्प्लॉय से आपको चेक लेना है वो ESOP ऑप्शंस जितने वेस्ट हुए हैं इनटू द स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, उतने का आपको चेक लेना होता है आपके टीम मेंबर से, ताकि आप उनके ऑप्शंस एक्सरसाइज करके उनको शेयर दे सको। और अगली बार जब आपका शेयर होल्डिंग रिवीजन होगा, तब आपको उन टीम मेंबर्स का नाम और उनके शेयर्स के साथ आपके कैप टेबल में आपको इंक्लूड करना है। और मान लीजिए कोई स्टार्टअप फाउंडर, ऐसा हो सकता है कि उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर दी लेकिन ESOP पूल बनाना भूल गया, तो उस केस में क्या करना होगा? आप फ्यूचर में बना सकते हो, पर एक चीज होगी कि जब आप ESOP पूल बनाते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी डाइल्यूशन होगी टू क्रिएट दिस ESOP। अब अलग अलग आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे इन्वेस्टर्स डाइल्यूट नहीं होंगे, सिर्फ फाउंडर्स डाइल्यूट होंगे, वो सब आप कर सकते हो। बट बस ये एक चीज मान लेना कि अब जितना जल्दी बनाओगे पूल उतना कंपनी के लिए बेटर है, क्योंकि अज्यूम करो कि आपकी अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो आपकी शेयर प्राइस तो इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है? तो आपने इतना ESOP पूल जितना जल्दी बनाया उतना कॉस्ट, उतना आपका स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएगा, प्लस आपका परसीव्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी कम हो जाएगा। ये सब देखने के बाद एम्प्लॉइज के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, ग्रांट लेटर वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कंपनी ने मेरे साथ चीट कर लिया, तो उन्होंने मुझे बोला मैं आपको दूंगा स्टॉक्स और नहीं दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? आपको ऐसा है कि आपको आपका ESOP प्लान रजिस्टर करना होता है, ग्रांट लेटर्स आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता है कि कितने स्टॉक ऑप्शंस है, उनमें से कितने कंपनी ने एम्प्लॉइज को दिए हैं, कितने कंपनी के पास रिजर्व में पड़े हैं। तो इट इज अ वेरी लीगल, वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट। आप में से शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन लेबर लॉ एडवाइजर चैनल शुरू करने से पहले आई वॉज अ फुल टाइम स्टार्टअप फाउंडर। मैंने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी रेज करी है, ESOP प्लान भी दिए हैं, सारी चीज़ें की है जो एक टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर को करनी पड़ती है। और उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक कोर्स बनाया, A to Z ऑफ स्टार्टअप फंडिंग कोर्स, जो हमारे LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल है, जिसकी ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हम सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके रिप्लाई भी देते हैं। जय हिंद, जय भारत।